Good afternoon, dear students. Once again, we will start the poem that is Ecology. Ecology. This poem, Ecology, is written by A.K. Ramanujan. But I once again say you that it is the revision lecture. Here I will not make the deeper analysis of the poem. I will give you only the story line of the poem. यानी कि मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा एज ए रिवीजन. मुझे यहाँ एनालिसिस नहीं करनी है, इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी है, क्योंकि फिर तो इसमें 2 घंटे भी कम है. अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसकी स्टोरी लाइन कहूँगा, क्योंकि कोई बच्चे कह रहे हैं सर हमें थोड़ा स्टोरी होनी चाहिए, तो इसीलिए, वरना मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था अच्छी तरह इसकी एनालिसिस करके. तो ये उसका ख्याल रखना. फिर बहुत सारे कहते हैं सर आपने उसकी एनालिसिस नहीं की, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस यहाँ होगी. इसका जो लिखने वाला है, जो ये पोइम है, इसका लिखने वाला, एक सेकंड, वो है A.K. रामानुजन. हाँ, A.K. रामानुजन. हाँ, यहाँ तो अब ये नहीं आ सकेगा, इंट्रोडक्शन में देखेंगे. हाँ, द पोएम इज रिटन बाय A.K. रामानुजन. ये आपको याद रखना है थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं. A.K. रामानुजन. हाँ, ये एक्चुअली अभी मैं आपको कहूँगा, पहले हम A.K. रामानुजन के बारे में थोड़ा आपको याद रखना है. वो बांग का हुआ है 1929 और डेथ हुई है 1993 में. वो इम्पॉर्टेंट एक इंडियन प्ले राइटर था. वो बांग हुआ है मैसूर में, कर्नाटका में, और उसने एजुकेशन हासिल की थी यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी यूएसए में, इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए में, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से भी उसने एजुकेशन हासिल की थी. और आपको थोड़ा इसके बारे में याद रखना है कि हाँ, उसने 5 लैंग्वेजेस में उसने लिखा था. वो है, हाँ, खासकर वो बाइलिंगुअल था. वो ज़्यादातर लिख रहा था इंग्लिश और कनाडा में. हाँ, और जो इसकी मतलब 5 लैंग्वेजेस पर इसकी महारत थी, वो थी इंग्लिश, कनाडा, तमिल, तेलुगु, संस्कृत. उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ये हैं जो आपके, मैं इसलिए इस पर पढ़ रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी होना चाहिए. हाँ, द इंडिया लैंडस्केप, लव पोएम्स फ्रॉम द क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी, द फोक टेल्स. हाँ, ये उसके कुछ हैं, आपको याद रखने हैं. तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं कहा है. ज़्यादातर लाइफ उसने गुजारी है, लिव्ड द मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ इन यूएसए, यानी कि यूएसए में उसने ज़्यादा लाइफ गुजारी है, यानी कि एग्जाइल में, जलाए वतन में, या हम कहेंगे जब कोई जलाए वतन होता है, अपने घर में नहीं होता है, तो इसको अपना घर याद आ रहा है. इसको हम डायस्पोरा कहते हैं, या इसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं. जब किसी को पास्ट याद आ रहा है या अपना घर याद आ रहा है, तो इसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं. तो वही इसमें भी है, नॉस्टैल्जिकल फीलिंग्स थे इसमें. हाँ, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि जो ये पोइम है, आपको याद रखना है कि ये 3rd वॉल्यूम ऑफ द पोइट्री है. 3rd वॉल्यूम 2nd साइट से इसने लिया है. एक्चुअली जो ये पोइम है, ये किसके बारे में है, ये थोड़ा आपको याद रखना है. हाँ, जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाऊंगा. हाँ, ये एक्चुअली पोइम है सन्स डिवोशन, यानी कि जो सन यहाँ होता है उसकी डिवोशन किसकी तरफ, अपनी माँ की तरफ. एंड हर डिवोशन, और उसका जो डिवोशन है किसकी तरफ, इकोलॉजी की तरफ. यानी कि यहाँ जो सन है इसको लाव होता है अपने माँ से, और माँ को लाव होता है नेचर से, इकोलॉजी से. दैट क्रिएट इस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू. तो उनके दरमियान फिर कन्फ्लिक्ट होता है. यानी कि अब हम अभी देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, वो आप अभी देखेंगे. एक्चुअली जो ये राइटर हैं या जो यहाँ सन है, उनके यार्ड में, उनके शहर में दरख्त होते हैं. वो दरख्त जब उनके फ्लावर्स आते हैं, ब्लूम होते हैं, तो उससे जो इसकी माँ है, उससे वो बीमार पड़ती है, उसको सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, और ये इनको कट डाउन करना चाह रहा है उसका सन. और जो इसकी माँ है वो कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे. एवरीथिंग मतलब हैज़ इट इज ओन मेरिट्स एज वेल एंड डिमेरिट्स. वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं. और मतलब वो, मतलब हम यहाँ पोइट्री में देखते हैं कि मतलब वो
बिलीव करते हैं लीजेंड्स पर, तो इसलिए भी वो एक मतलब उसकी दास्तान ये दे रही है कि ये क्यों नहीं इन दरख्तों को काटनी चाह रही थी। हाँ, एक्चुअली जहाँ यह पोइटस मदर होती है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, इसको माइग्रेन होता है, माइग्रेन की पेन यानी कि सर दर्द होता है, किससे एक्चुअली वहाँ रेयर चंपक ट्रीज होते हैं उनके पोलन से। जो पॉइंट है मैंने आपको पहले ही कहा है, ये इनको कट करना चाह रहा है अपने मदर को ये स्टॉप करने के लिए ये, मगर वो रिलीजियस टाइप थी और इमोशनल थी, तो वो उनको कट नहीं करनी चाह रही थी। हाँ, और आपको याद रखना है, हाँ, जो ये पोइम है, 1 सेकंड, हाँ, जो ये पोइम है, हाँ, द पोइम इधर इज सिंगल सेंटेंस। अब ये मैंने कहा पहले ही आपको, मैंने यहाँ एनालिसिस नहीं की है, क्रिटिकली एनालिसिस में या नहीं करूँगा क्योंकि उससे फिर ये लेंथी होगा, तो फिर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर आपके जैसा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि आज आप टाइम नहीं है ज़्यादा देखने का। अगर आप मैं ज़्यादा एनालिसिस करूँगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब मेरा गोल यही है कि आप पास होने चाहिए। हाँ, आप क्या है, जो ये पोइम डायरेक्टली मैं आप पोइम पर आऊँगा, थोड़ा इसकी स्टोरी टाइप, मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैंने एनालिसिस नहीं की, मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं की है, मैंने क्रिटिकल, मैंने ऐसा कर आपको स्टोरी टाइप कह रहा हूँ क्योंकि आप इस काबिल होंगे कि आप एग्जाम में कुछ लिखेंगे। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, ये मतलब उसका मामूल ही था वहाँ कि जब भी रेन होती है स्प्रिंग में, फॉर ईयर्स, ये बहुत सालों से इसको ऐसा हुआ करता था। आई वुड कम टू होम, जब ये होम घर आ रहा है, ये पॉइंट, इसको गुस्सा आ रहा है, रेज मैंने गुस्सा, क्यों? फॉर आई कुड सी फ्रॉम ए माइल अवे आवर 3 रेड चंपक ट्रीज, ये आपको याद रखना है, ये 3 चंपक ट्रीज हैं रेड, ये आपको याद रखना है, चंपक ट्रीज हैड डन इट अगेन, उनको फिर से हुआ, क्या हुआ है, यानी कि उनको फ्लावर्स ब्लॉसम हुए हैं, उन पर फ्लावर्स निकल आए हैं। इसके कहने का मतलब यही है। अब इसको क्या परेशानी है उससे, यही हमें दिखाना है, क्या है। हाँ, 1 सेकंड, हाँ, क्या कह रहा है, हेयर बर्स्ट इनटू फ्लावर्स, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, ये कह रहा है कि उनको आप फ्लावर्स हैं, एंड गिवन द मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन, ये कह रहा है कि जब से ये फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं इन ट्रीज पर, तो इसकी जो माँ है, इसको ये माइग्रेन होता है, सर दर्द होता है, स्टार्ट से ही जब सीजन स्टार्ट हो रहा है, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फॉग, जो मैंने आपको कहा है कि पोलन फॉग होती है वहाँ, यानी कि वो जो पोलन, आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो फ्लावर्स ऑफ द फ्रेग्रेंस नो विंड कुड स्टिप, ये कह रहा है कि वो इतनी खतरनाक थी वो विंड कि वो मतलब ये पोलन्स के जो मतलब बू था, तो ये इतना था कि कोई विंड इसको दूर तक नहीं ले सकता था, ये आपको याद रखना है। नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर्ड हाउस whose walls had ears and eyes, ये यहाँ सिंबॉलिक हैं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा यहाँ कहूँगा, बाद में मैंने आपको कहा कि ये समरी जैसे हैं। ये कह रहे हैं नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर हाउस, ये अपने जो उसका हाउस है उसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, यानी कि वो ब्लैक हाउस है, पिलर यानी कि वो जो उसका मकान है वो ओल्ड हुआ है, अब उन्होंने इसको कुछ पिलर रखे हैं सपोर्ट के लिए, इसको कहने का मतलब यही है। हाँ, नो डोर यानी कि अब इसको कोई दरवाजा भी नहीं था, इसके बहुत से होल्स थे। कुड शट आउट फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर हाउस हुज वॉल्स हैड ईयर्स, ईयर्स का मतलब यही है, यानी कि होल्स वो पुराना हुआ है, और आइस जो मैं आपको पहले कहा होल्स थे वहां। हाँ, Scales, smells, bone cracked, nighty, visiting voices and via pods like us, ये कह रहा है कि वहाँ शोर, उनके मकान में शोर आया करता था, वहाँ नॉइज आ रही थी, जैसे कि वो बेचारे गरीब थे इसी तरह उनका मकान भी गरीब था। और आपको मालूम है कि शोर तो परेशानी ही दिखाता है, जैसे वो परेशान थे इसी तरह ये मकान भी परेशान था। अगर आप चाहते भी हैं बट
हाँ 1 सेकंड और भी है। बट मदर जो इसकी माँ है, हाँ 1 सेकंड, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इसकी अच्छी एनालिसिस नहीं की है, क्रिटिकल एनालिसिस की, मैं समरी टाइप कह रहा हूँ। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रंस निकल्स, यानी कि यहाँ इसका बहुत सारे मीनिंग है। हम ये भी कह सकेंगे कि जो ये मदर है इसको बच्चों की तरफ गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब वो बीमार होती थी, और आपको मालूम है जब सर दर्द होता है फिर वो हम मतलब जो कपड़ा हम धो के लाते हैं और फिर सर पर रखते हैं, ये भी इसका है कि बच्चों की तरफ वो करती थी। वेट एज द कोल्ड पैक्स ऑन हर हेयर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्या करते थे, वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री, यानी कि उतना करने के बाद भी इतनी इसको मुश्किल हुआ करता, इतनी पेन हुआ करती थी इसको, फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि हम इनको कट डाउन करेंगे। ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर, वो क्या कह रही थी, वो कह रही कि ये जो ये दरख्त हैं ये उतने ही बूढ़े थे जितने वो हैं, यानी कि वो कह रहे ये मेरे एज की जैसे हैं, जितनी वो ये समझते हैं जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उतनी उन दरख्तों की भी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको मालूम है अगर हम जिंदा हैं, हम नेचर से जिंदा हैं, अगर नेचर ही ना होता तो हम कहाँ होते, इसीलिए इसका कहने का मतलब ये है सीड। हाँ, और एक इसका मतलब वो लेजेंडरी दास्तान दे रही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मतलब वो आइडियलिस्टिक बिलीफ पर यकीन करते हैं। सीरियस सी शेयर बाय ए पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स, ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो ये यहाँ दरख्त है उन्होंने इनको नहीं लगाया है, एक्चुअली कोई बर्ड आई थी, कोई बर्ड उसी ने वहाँ सीड उसके चोंच में था वो ही वहाँ गिर गया तो वो मतलब ये ग्रो हो गए हैं, इसलिए उसको लग रहा है कि ये कुछ सुपरफिशियल नेचुरल या किसी ने भेजे किसी भगवान ने, तो इसीलिए ये मना कर रहा है इनको काटने के लिए। टू गिव हर गॉड्स एंड daughters and daughters, हाँ 1 सेकंड, हाँ टू गिव हर goddesses and her daughters and daughters basket full of annual flowers। आपको मालूम है जो पंडित लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स यूज करते हैं अपने भगवान के लिए, अपने मूर्ति के लिए। ये कह रहा है कि ये उनकी यही इंपॉर्टेंस है, तो ये इसलिए ये कह रहे हैं कि ये इसको कट डाउन नहीं करनी चाह रही थी। हाँ, एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजिन्स एडोर फॉर माइग्रेंट इन सीजन। अब ये यही कह रही है कि अब क्या होगा अगर आप माइग्रेंट भी होगा, कम से कम इसको तो ये मिलता है। हाँ, यानी कि इसीलिए मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये डोमेस्टिक पोइम है, यानी कि उसकी ज़िंदगी के बारे में कह रहा है के रामानुजन। इन शॉर्ट हम यहाँ इसी नतीजे पर पहुंचे। इसका थीम यही है कि एवरीथिंग हैज़ यूज एज वेल एज मिस यूज। हर किसी चीज़ का मतलब फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हमें एक ही साइड नहीं देखना है, हमें तो मतलब हर किसी साइड से देखना है, हर किसी एंगल से देखना है। अब मतलब जो ये पोइम है इसका मेन थीम यही है इकोलॉजी, कि हमें अपना एनवायरनमेंट को महफूज करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। जब हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे तब हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, और खासकर ट्रीज, क्योंकि आपने सुना होगा शेखुल आरब ने भी कहा है अनपोष के लिए लो अनपोष। जब ट्रीज होगी तो तब फूड भी हो सकता है, जब फूड होगा तब हम है। तो ये तो सीधी सी बात है, और खासकर पानी वानी बाकी सब इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट, बट वंस अगेन आई से दैट दिस इज ओनली द रिविजन क्लास। आई हैव नॉट मेक इट इज क्रिटिकल एनालिसिस, आई हैव ओनली गिवन यू द समरी ऑफ दिस पोएम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।